इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करना सही ऑप्शन है या नहीं। इस चीज को समझने के लिए हम दो तरह के लोगों को कंसीडर करेंगे। पहला, जो कि लोअर टैक्स स्लैब में आते हैं या किसी भी टैक्स स्लैब में नहीं आते हैं। दूसरे वो जो कि हायर टैक्स स्लैब में। हायर टैक्स स्लैब से मेरा मतलब है 30%। पहली कैटेगरी के लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक सारे टैक्स सेविंग ऑप्शंस जैसे कि 80C, 80D, फूड कूपन एक्सेट्रा, अगर आपने अभी तक ये ऑप्शंस क्लेम नहीं किए हैं तो आप लोग एनपीएस से दूर ही रहिए। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इस चीज को समझने के लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है। जब आप एंड में सारी कैलकुलेशंस देखेंगे तो आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि हाँ फिलहाल एनपीएस आपके लिए नहीं। सेकंड कैटेगरी के वो लोग हैं जो हायर टैक्स स्लैब में आते हैं, ऑलरेडी सारे टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स कंज्यूम कर चुके हैं। अब वो एनपीएस की तरफ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वो एक ऑल्टरनेट टैक्स सेविंग ऑप्शंस की तलाश में है। एट द सेम टाइम एनपीएस आपके रिटायरमेंट फंड के लिए भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो इस चीज का डिटेल में एनालिसिस करने के लिए आपको मैं एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि अगर आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो किस लेवल पे आपको रिटर्न्स देगा और क्या वो बेनिफिट देगा एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। और अगर आप ये पैसा एनपीएस में इन्वेस्ट ना करके किसी ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाइवर्ट करते हैं तो वहां से क्या रिटर्न निकल के आएगा। क्या वो डिफरेंस इतना ज्यादा है कि वो आपके एनपीएस में इन्वेस्टमेंट के डिसीजन को अफेक्ट कर सकता है। क्या वो डिफरेंस इतना कम है कि हमें एनपीएस की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना है आपको। और उसके बाद हम जो फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वो एक्चुअल में समझने वाली चीज है। तो ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करें, मैं कुछ एजम्पशंस इस वीडियो में पहले से कंसीडर करके चल रहा हूं। पहला एजम्पशन है कि बंदे को अभी भी रिटायरमेंट में 30 साल बाकी हैं, यानी कंसीडरिंग 60 पे उसका रिटायरमेंट है तो 30 साल तक वो एनपीएस में इन्वेस्ट करेगा। मैं एनपीएस का अमाउंट सेम लेके चलूंगा। इस साल बंदा जो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है हर साल अंटिल द एज ऑफ रिटायरमेंट वो वही सेम अमाउंट एनपीएस में कॉन्ट्रीब्यूट करने वाला है। दूसरा एजम्पशन जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो है कि बंदा 30% टैक्स स्लैब के ब्रैकेट में फॉल करता है। तीसरा एजम्पशन जो मैं कंसीडर करके चल रहा हूं वो ये है कि बंदा 50,000 रुपए सेल्फ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। 50,000 रुपए सेल्फ कंट्रीब्यूशन वो लमसम भी कर सकता है और मंथली 4,166 रुपए भी कर सकता है, जिसकी वजह से वो मैक्सिमम 50,000 रुपए तक बिकॉज ऑफ सेल्फ कंट्रीब्यूशन अंडर 80 CCT 1B वो टैक्स बेनिफिट क्लेम करेगा। तो अपना जो 50,000 रुपए वो एनपीएस में डालेगा उसकी वजह से उसको 30% टैक्स सेव करेगा। दैट मीन्स उस 50,000 पे 30% यानी कि 15,000 रुपए वो टैक्स में सेव करेगा। ये कुछ एजम्पशंस है जो मैं लेके चलूंगा इस वीडियो में आगे। मैंने ये दो कैलकुलेटर्स खोल रखे हैं। पहला मैं कंसीडर कर रहा हूं कि बंदा एनपीएस में इन्वेस्ट कर रहा है, 30 साल की एज से स्टार्ट करता है, अप टू 60 इयर्स इन्वेस्ट करता है। सेकंड ऑप्शन में कंसीडर करूंगा कि बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है वही सेम अमाउंट और वो भी वो अंटिल द एज ऑफ रिटायरमेंट इन्वेस्ट करता रहता है सेम अमाउंट। मैं इस अमाउंट को बिल्कुल भी वेरी नहीं करूंगा, इजी से इजी में कैलकुलेशन रखूंगा ताकि आपको ज्यादा बेटर वे में एनालिसिस समझ में आए। तो सबसे पहले बात करेंगे एनपीएस में इन्वेस्टमेंट की। जैसा कि मैंने पहले बात की थी कि अंडर 80 CCD 1B बंदा सेल्फ कंट्रीब्यूशन के 50,000 रुपए एनपीएस में टैक्स डिडक्शन अवेल कर सकता है। 50,000 रुपए जब मैं बात करता हूं तो वो बनते हैं मंथली मोटे मोटे 4,166 रुपए। जो खुद से 4,166 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा एनपीएस में उसको गवर्नमेंट इस अमाउंट पे 30% टैक्स बेनिफिट देगी। मैंने ये कैलकुलेटर सामने खोल रखा है, सारी फील्ड्स ऑलरेडी फिल कर रखी हैं। 4,166 रुपए मंथली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बंदा एनपीएस में डाल रहा है अंटिल द एज ऑफ रिटायरमेंट विच इज 60। एनीवेज 60 से पहले आपके पास ऑप्शन भी नहीं है एग्जिट करने का, आपको अंटिल 60 तक ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आप एनपीएस में हैं। दूसरा, ये तो दिखा रहा है कितने साल टोटल कंट्रीब्यूशन होगा, ऑब्वियसली 30 इयर्स। अब ये कहते हैं एक्सपेक्टेशन कितनी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की। मैं एक एवरेज नंबर लेके चल रहा हूँ 8%, ओके, जो कि 30 साल में कोई बड़ा नंबर नहीं है, लोग 11-12 तक कंसीडर करते हैं। मैं 8 ही एनपीएस में लेके चलूंगा और 8 ही मैं म्यूचुअल फंड में लेके आपकी कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए। तो 8% में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मान के चल रहा हूं। सेकंड, अगर जिनको नहीं पता है उन्हें बता दूं कि एनपीएस में आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं रिटायरमेंट के बाद आपका जो भी फाइनल फंड निकल के आता है उस फंड में से केवल आप 60% ही विड्रॉ कर सकते हैं पैसा। रेस्ट ऑफ दी 40% जो अमाउंट है उससे आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ती है। एन्युटी अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं तो आपको वो 40% अमाउंट री इन्वेस्ट करना पड़ता है
और उस पैसे पे जो रिटर्न आता है वो आपको पेंशन के रूप में गवर्नमेंट वापस देती है। तो आप केवल 60% ऑफ द एक्चुअल एनपीएस इन्वेस्टमेंट केवल आप विड्रॉ कर पाएंगे। रेस्ट ऑफ द 40% से आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी, जिससे आपको पेंशन मिलेगी। अब एन्युटी पे भी एक रेट ऑफ रिटर्न हमें कंसीडर करना होता है, तो वो भी मैंने 8% लिया है। जब मैं इस पूरी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाता हूँ तो देखता हूँ कि अगर मैं 4166 रुपए हर मंथ 60 साल की एज तक इन्वेस्ट करूंगा और 8% मेरा रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा, तो मेरी जो फाइनल रिटायरमेंट वैल्यू जो जनरेट होगी, जिसे टोटल कॉर्पस बोलते हैं, वो होगी 62,50,000 के अराउंड। तो ये वो फाइनल फंड अमाउंट होगा जो कि हमारा एनपीएस में एक्यूमुलेट होगा। बट रूल क्या कहता है? रूल ये कहता है गवर्नमेंट का एनपीएस के लिए कि आप केवल 60% ऑफ दिस अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर यू हिट योर रिटायरमेंट डे। तो आप 37 लाख रुपए, इसका 60% हुआ 37 लाख, ये आप ले सकते हैं। आप चाहें तो आप इस पूरे पैसे की भी एन्युटी बनवा सकते हैं, लेकिन अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 60% ही विड्रॉ कर सकते हैं पैसे का। रेस्ट ऑफ दी जो आपका अमाउंट है उससे आपको एन्युटी परचेज करनी पड़ेगी। तो इसका जो 60% है वो बनता है आपका 37,50,000, ये आप विड्रॉ कर सकते हैं। अब बचता है 25 लाख रुपए। इस अमाउंट से आपको परचेज करना पड़ेगा एन्युटी। तो अगर आप 25 लाख रुपए में फिर से एन्युटी परचेज करोगे, जिसपे आप 8% का रिटर्न फिर से अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अंटिल एनपीएस सब्सक्राइबर पासेज अवे उसको गवर्नमेंट 16,667 रुपए की पेंशन देगी। तो हमें क्या क्या हासिल हुआ? हमने 30 साल तक 4,166 रुपए इन्वेस्ट किए, जिसके वजह से हमें रिटायरमेंट पे 37,50,000 रुपए मिले, प्लस अंटिल दी सब्सक्राइबर पासेस अवे उसको 16,667 रुपए गवर्नमेंट पेंशन भी देगी। ठीक है, अब हम चलते हैं। अगर हमने एनपीएस में इन्वेस्ट ना करके सेम पैसे को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता, तो सबसे पहली बात जो ध्यान देने वाली है कि इस 4,166 रुपए पे हमें हर मंथ 30% टैक्स बेनिफिट मिलता था। अब वही बंदा अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है तो फिर बंदे को इस पैसे में से टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो उसके पास इन हैंड टैक्स कट के आएगा यही अमाउंट। 30% टैक्स जब बंदे का कट जाएगा तो फिर उसके पास केवल 2866 रुपए बचेंगे। 30% टैक्स प्लस 4% सेस, तो कट के उसको फिर केवल 2866 हाथ में आएगा अगर वो एनपीएस में इन्वेस्ट नहीं करता है। अब हम एज्यूम करते हैं कि वही 2866 रुपए किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है जो कि उसको 8% का रिटर्न दे रहा है। तो अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि 2866 रुपए बंदा 30 इयर्स के लिए किसी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा है जहां से उसको 8% ऑफ रिटर्न मिल रहा है। जब ये बंदा 30 साल तक इन्वेस्ट करेगा तो उसको रिटायरमेंट पे जो उसकी वैल्यू जनरेट होगी वो है 43 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पर बंदे को कितना मिल रहा है? 37 लाख रुपए एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ पे कितना मिल रहा है? 43 लाख रुपए। डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो मोटा मोटा 5.5 लाख का आएगा। तो अब जो सोचने वाली बात है वो ये है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता तो आपको 43 लाख रुपए डायरेक्ट आपको हाथ में आपके मिल जाएंगे। दूसरा, आपके पास लिक्विडिटी रहेगी। जब चाहे आप ये बीच में रोकना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड रोक सकते हैं। जितना पैसा एक्यूमुलेट हुआ हो आप उसको यूज कर सकते हैं। एनपीएस में लिक्विडिटी नहीं है, आप निकाल नहीं सकते पैसा इतनी आसानी से। विड्रॉल अवेलेबल है ऑप्शन, बट बहुत सारी उसमें कंडीशंस हैं, तो लिक्विडिटी उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन उस 5.5 लाख रुपए के अंतर के साथ साथ यहाँ पे आपको पेंशन भी मिलेगी। तो यहाँ पे आपको 37 लाख रुपए भी मिलेगा प्लस 16,667 रुपए की पेंशन भी मिलेगी। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको यहाँ पे 5.5 लाख रुपए ज्यादा चाहिए या फिर ये 16,667 रुपए की पेंशन चाहिए आफ्टर योर रिटायरमेंट। तो 30% स्लैब वाले जो लोग हैं वो, अब मैंने चूंकि एनालिसिस करके दिखा दिया है, तो वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि उन्हें यहाँ पे 37 लाख रुपए प्लस ये पेंशन अच्छी लग रही है या फिर लिक्विडिटी प्लस 43 लाख रुपए का ये रिटर्न अच्छा लग रहा है। तो 30% स्लैब वाले ना डिसीजन आप खुद से ले सकते हैं इस एनालिसिस को देखने के बाद। अब मैं बात करता हूँ पहली कैटेगरी के लोग जो मैंने स्टार्ट के वीडियो में बात की थी जिनके बारे में, जो कि लो टैक्स स्लैब में आते हैं। उन लोगों के लिए जो 4,166 वो यहाँ डाल रहा है वही 4,166 वो बेटर है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। और अगर वो डायरेक्ट 4,166 रुपए करेंगे तो फिर बहुत लंबा अंतर यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। देखिए सीधा 62 लाख रुपए यहाँ पे बन गया। यहाँ पे हमारा कहाँ 37 लाख और कहाँ पे 62 लाख, तो फिर ये अंतर बहुत बड़ा है, ये कंसिडरेबल अंतर है। तो अगर आप लोअर टैक्स स्लैब में आते हैं या कोई टैक्स पे नहीं कर रहे हैं फिर भी एनपीएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं सलाह नहीं दूंगा आपको। पहले आप हायर टैक्स स्लैब में आइए, सारे अवेलेबल टैक्स सेविंग ऑप्शन जो हैं उनको कंज्यूम कीजिए, फिर एनपीएस की तरफ रुख कीजिए। मैं आगे वीडियो लेके आता रहूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सकूं सही जगह पैसा इन्वेस्ट करने में और सही डिसीजन लेने में। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ओवरऑल एनपीएस का एक पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर कीजिए। कोई कंफ्यूजन हो तो भी कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सकूं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।